हाँ दोस्तों, अब यूपीएससी के लिए 54 नंबर क्वेश्चन यानी 54 नंबर क्वेश्चन सुने। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सही बात है, एक सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा और भारत की राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर सही है। उसके बाद 54 में चले आइए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मूल अधिकारों के अंतर्गत, क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे सभी विवादों जो भारत सरकार तथा किसी राज्य के बीच, भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच तथा विधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होती है, में निर्णय देने के लिए प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। उसी तरह 56 में चलिए आइए। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में विधि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो 56 का बोलता है बी, संसद में है। केवल लोकसभा ही अनुदानों की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। उसी तरह 57 में चले आइए। 57 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा कहता है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा कहता है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो इसमें 57 का कहता है कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, यानी बी सही है, क्योंकि केवल लोकसभा ही अनुदानों की मांग पर मतदान कर सकती है और राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है, जिसके पूर्व या तो विधेयक लोकसभा को अनुशंसाओं के साथ वापस करना पड़ता है या राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति में विधेयक को उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसलिए कथन द्वारा 1 और 2 सही है। ठीक है, और तीसरा गलत है। उसी तरह चले आइए क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो 58 का सी, यानी श्रम ब्यूरो, क्योंकि औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा लाया गया है। इसी तरह आ जाइए 59 में, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता चाहिए? तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। उसी तरह 60 में कहता है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपलब्ध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? इसलिए किए गए हैं कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। इसलिए ये सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के निहितार्थ बने हुए हैं। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अब चले आइए 61 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि संघ की सरकार, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कहता है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? नहीं। भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। 2 नंबर सही है। लोक लेखा के लिए से किए जाने वाले सभी संसदीकरण के लिए भाई भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है? नहीं, ये गलत है। इस तरह से केवल 2 सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसकी आर्थिक मामलों का विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। कथन 2 इसलिए से क्योंकि सरकार के सभी खर्च भारतीय संविधान की धारा 266(1) के अंतर्गत गठित संचित निधि पर भारित है। ठीक है। उसी तरह आप 62 में चले आइए। 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? ठीक है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक जो है वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। उसी तरह 63 में चले जाइए। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं सॉरी जॉर्डन नहीं फैला हुआ है, क्योंकि जॉर्डन दिए गए देशों के बीच भूमध्य सागर में नहीं स्थित है, क्योंकि यह सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। इसलिए इस दक्षिणी सीमा को छोड़कर यह लगभग स्थल रुद्र है। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी शायद आया था। ठीक है, इस पर ध्यान दें। उसी तरह 64 नंबर कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभारी वृक्ष स्पेसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, क्योंकि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन अधिकांशतः देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटीय उत्तर पूर्वी के किनारे उत्तराखंड, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक इस वन की सर्वाधिक प्रबल प्रजाति है बांस, साल, शीशम, चंदन की लकड़ी, खैर, कशूम, अर्जुन, शहतूत आदि अन्य वाणिज्यिक प्रजातियां हैं। इसी तरह 65 में आ जाइए। 65 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि मध्य राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित है तथा न्यूनतम सदस्य संख्या की 40 ठीक है निर्धारित है। विधान परिषद को सभापति स्वयं विधान परिषद के सदस्यों के बीच से चयनित होता है। इसी तरह 65 में आ जाइए। 66 में आ जाइए। 66 क्या कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया? ये तो मूल कर्तव्य में किया गया है। ठीक है। उसी तरह 67 में आइए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज का सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसलिए स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है। राजनीतिक जवाबदेही ये गलत है। चौथा है वित्तीय संग्रहण, ये भी गलत है, क्योंकि पंचायती राज्य संस्थानों का मूल उद्देश्य आधारिक स्तर पर लोगों के विकास में सहभागिता तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है। इसी तरह 68 में चलिए। 68 कहता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो इसका आंसर जो है
वो बी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSPSP में सुरक्षित है, इसलिए। उसी तरह 69 कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। 70 कहता है, तो ध्यान दें, 70 कहता है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए इसका कथन जो है सी सही है। दोनों के दोनों सही हैं स्टेटमेंट, इसलिए। थैंक यू।